जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एनसीईआरटी के इस कंप्लीट चैप्टर में हम बात करते हैं कि किस तरह से जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये तीनों एक टाइप के सोशल डिवीज़न है और इनका पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस है, और सबसे ज़रूरी चीज़, इन सोशल डिवीजन्स के पॉलिटिक्स में होने की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर डिवीज़न की। इसे हम एक टाइप से नेचुरल और अनचेंजेबल डिवीज़न मानते हैं, लेकिन इन सब के परे जेंडर डिवीज़न बेस्ड होता है सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स पर। कैसे, आइए समझते हैं। नंबर 1, हायरार्किकल सोशल डिवीज़न। हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकली मैन और वुमेन के बीच इनइक्वालिटी रही है और इसी चीज़ को हम हायरार्किकल सोशल डिवीज़न बोलते हैं, जहां मैन के कामों को सुपीरियर और वुमेन के कामों को कंपैरेटिवली कम आंका जाता है। नंबर 2, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो हाउसवर्क होते हैं, यानी कुकिंग, क्लीनिंग, टेलरिंग, वॉशिंग, ये सारे काम किसके होते हैं? वुमेन के। वहीं अगर घर के बाहर के सभी काम होते हैं वो किसके होते हैं? मैन के। अब ऐसा तो नहीं है कि मैन ये सारे काम कर नहीं सकता, बल्कि शादियों में, रेस्टोरेंट्स में आपने आम तौर पर ये सारे काम करते हुए मैन को ही देखा होगा, लेकिन वो काम तभी करते हैं जब उनको पे किया जाता है इन कामों के लिए। 3rd नंबर, विमेंस एजुकेशन। अगर हम 2011 के सेंसस को देखें तो हमें पता चलता है कि फीमेल का लिटरेसी रेट है अराउंड 65% और वहीं मेल का लिटरेसी रेट है 82%। आप इस डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में वुमेंस को हायर एजुकेशन के लिए परमिशन ही नहीं दी जाती। इसका एक रीज़न वुमेंस की सेफ्टी भी है। इन्हीं सब रीजंस के चलते आज भी वुमेन का लिटरेसी रेट मेल से कम है। 4th पॉइंट, डिक्रीज्ड सेक्स रेशियो। कई जगह पेरेंट्स सिर्फ बेटा चाहते हैं, इसलिए लड़की होने से पहले ही अबॉर्शन करवा देते हैं। इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में 919 हो चुका है और कुछ स्टेट्स में देखें तो ये 850 भी टच कर गया है। मतलब लड़कियों की संख्या बहुत घट चुकी है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जेंडर डिवीज़न के चलते सोसाइटी में वुमेन कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। अब हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। नंबर 1, फेमिनिस्ट मूवमेंट। सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सोशल स्टीरियोटाइप्स के शिकार नहीं हुए और उन्होंने वुमेन्स के इक्वल एजुकेशनल राइट्स, इक्वल पे, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड्स रखी और इन्हीं डिमांड्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला गया। 2nd, डिफरेंट लॉज मेड फॉर वुमेन, जैसे विमेंस रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 1992 के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिल गया, मतलब 33% सीट रिजर्व। इससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा। नेक्स्ट, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही सेम काम का सेम पैसा मिलना चाहिए। 3rd पॉइंट, अब इंडिया के कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने इंडिया में वुमेन की स्टेटस इम्प्रूव करने में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1829 में उसे बैन करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया। इनकी वजह से 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट लाया गया। इन्होंने बंगाल में गर्ल्स के लिए स्कूल्स भी बनवाए। नेक्स्ट, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने 1848 में पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला और चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम किया। सावित्रीबाई को इंडिया की पहली फीमेल टीचर भी माना जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाने में हेल्प किया, जिससे वुमेन को प्रॉपर्टी, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के राइट्स मिले। नेक्स्ट, महात्मा गांधी,
इन्होंने वुमेन को फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड किया और चाइल्ड मैरिज, डाउरी और पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड लिया। इन सभी ने वुमेन को सोसाइटी में इक्वल एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। चलिए, अभी तक हमने जेंडर डिवीजन की प्रॉब्लम्स और उनसे जुड़े कुछ सॉल्यूशंस देखे, और अब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के क्या क्या सॉल्यूशंस हुए, या हम कह सकते हैं कि क्या आउटकम्स निकल कर आए। ये सब रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स की वजह से आज हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वुमेन्स स्टेटस कंसिडरेबली इम्प्रूव हुआ है। वो अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के हर स्फेयर में अपना इक्वल एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन एंजॉय कर रही है। चलिए इनको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लीगल राइट्स। सती, चाइल्ड मैरिज जैसे इविल्स ख़त्म हुए। हिंदू कोड बिल ने वुमेन को प्रॉपर्टी, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस राइट्स दिए। सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन। फीमेल लिटरेसी रेट 2011 में 65% तक बढ़ी। गर्ल्स अब हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल फील्ड्स में आ रही हैं। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। 1992 अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक हिस्टोरिक बिल रहा, जो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कराता है। इससे वुमेन को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इक्वल मौका मिलेगा और उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। वुमेन आईटी, डिफेंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स हर जगह अपना रोल निभाने लगी हैं, ग्लोबली भी एंड नेशनली भी। नेक्स्ट पॉइंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड अवेयरनेस। जेंडर स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में हेल्प मिली। अब वुमेन को घर के काम तक लिमिटेड नहीं समझा जाता। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्ड स्टेटस। आज वुमेन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग में इक्वल पार्टनर बन गई हैं। लेकिन अभी भी इशू जैसे जेंडर पे गैप, सेफ्टी और रूरल एरियाज़ में लिटरेसी गैप बाकी है, जिनके लिए और एफर्ट ज़रूरी है। विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अभी कम है। लोकसभा में अभी तक वुमेन एमपीज़ का परसेंटेज 10% के आसपास है। स्टेट असेंबलीज़ में और भी कम, अराउंड 5%। कंपेयर करो स्वीडन से, जहां 45% से भी ज़्यादा एमपी वुमेन है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सोशल डिवीजन की, जो है रिलीजन। दुनिया के लगभग सभी देशों में लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ज्यूज़ एक साथ रहते हैं। कभी कभी एक ही रिलीजन के लोग भी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, नेदरलैंड आइलैंड में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स की वायलेंट क्लैशेस 1960 से लेकर 1998 तक चली, जिसमें 1000+ लोग मारे गए। ये ख़त्म हुआ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1990 के साथ, जिसमें दोनों ग्रुप्स को इक्वल पॉलिटिकल पावर शेयर करना पड़ा। अब हम देखेंगे रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। इस बात को हम कुछ पॉइंट्स से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिलीजन इन पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करना मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर डिमांड रखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से रिलीजन का मतलब मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स था, ना कि एक स्पेसिफिक रिलीजन से। पॉलिटिक्स को इंसानियत, इंसाफ और मोरालिटी के प्रिंसिपल से गाइड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आइए समझते हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप की डिमांड्स को। इंडिया में ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहते हैं कि गवर्नमेंट को कम्युनल राइट्स रोकने चाहिए और रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल देखें तो 2002 के गुजरात राइट्स, 1984 के 86 राइट्स, दोनों ने ये दिखाया कि माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स मूवमेंट की डिमांड। फैमिली लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, सभी रिलीजन्स में वुमेन के अगेंस्ट बाइज्ड हैं। इसीलिए डिमांड किया गया कि लॉज को फेयर और जेंडर इक्वल बनाया जाए। एग्जाम्पल, साहबानो केस 1985। इसने वुमेन्स राइट और रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज के बीच डिबेट को हाईलाइट किया। अब हम बात करते हैं रिलीजन इन पॉलिटिक्स, सही या गलत। जब पॉलिटिक्स में रिलीजन के मोरल वैल्यूज़ आते हैं तो वो गलत नहीं है।
लेकिन गलत तब होता है जब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताया जाए। डेमोक्रेसी का काम है डिस्क्रिमिनेशन और अप्रेशन को रोकना और सबको इक्वल राइट्स देना। आइए एक टेबल की हेल्प से समझते हैं कि इंडिया में टोटल डिफरेंट रिलीजन के कितने लोग हैं। रिलीजन इंसान के लिए एक पर्सनल मैटर होना चाहिए, लेकिन जब इसे पॉलिटिक्स का बेस बनाया जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे अगर नेशन बनाने का बेस रिलीजन हो तो यूनिटी ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए नदर्न आयरलैंड का। सब क्रिश्चियन थे, फिर भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच 30 साल तक वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स हुए। पॉलिटिक्स में जब एक रिलीजन को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर दिखाया जाता है तो कम्युनलिज्म का जन्म होता है। ये एक नैरो माइंडसेट है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। कम्युनलिज्म तब और डेंजरस हो जाता है जब गवर्नमेंट का मिसयूज़ होता है। अगर लॉज सिर्फ एक धर्म के फेवर में बनाए जाएं तो दूसरे धर्मों के राइट्स हर्ट हो जाते हैं। आइए कम्युनलिज्म के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स देखते हैं जो सोसाइटी में गलत मैसेज फैलाते हैं। कम्युनलिज्म मानता है कि एक रिलीजन के सब लोग एक ही कम्युनिटी के हैं और उनके इंटरेस्ट सेम हैं, लेकिन रियलिटी में हर रिलीजन के अंदर स्टूडेंट्स, वर्कर्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन सब अलग अलग आइडेंटिटीज़ के हैं और सबकी अपनी अलग अलग सोच है। कम्युनल सोच ये भी कहती है कि अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ पीसफुली नहीं रह सकते। जब एक्सट्रीम लेवल पर ये सोच बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं कि अलग अलग नेशंस बनाने चाहिए। पार्टीशन ऑफ इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सोच गलत क्यों है? क्योंकि सब लोग एक जैसी सोच नहीं रखते। कम्युनिटी के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है। अगर हम सबको एक ही लेवल में डाल देंगे तो उनकी इंडिविजुअलिटी सप्रेस हो जाती है। नाउ लेट्स सी सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। नंबर 1, एवरीडे बिलीफ, जोक्स, प्रेजुडिस और अपने रिलीजन को बेस्ट समझना, ये सब एवरीडे कम्युनल सोच है। सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकल डोमिनेंस, मेजॉरिटी अपना रूल थोपना चाहता है, माइनॉरिटी अलग यूनिट मांगती है। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, रिलीजन के नाम पे वोट मांगना, रैलीज करना और इमोशनल अपील्स करना, ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनल वायलेंस। देखो, सबसे अगली फॉर्म राइट्स होते हैं, जैसे पार्टीशन के टाइम हुए थे या पोस्ट इंडिपेंडेंस में कई बार हुए हैं। कम्युनलिज्म से पीड़ित इन्हीं बीमार माइंडसेट वाले लोगों से बचाने के लिए इंडिया में सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए समझते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में सेकुलरिज्म है क्या। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, मतलब स्टेट सभी रिलीजन्स के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट रखता है, कोई भी रिलीजन को फेवर या प्रमोट नहीं करता। आर्टिकल्स 25 to 28 फंडामेंटल राइट्स देते हैं रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने के लिए। कभी कभी कम्युनलिज्म की वजह से राइट्स भी होते हैं जो डेंजरस होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए इंडिया में सेकुलरिज्म को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर हम इस बात को एग्जाम्पल के तौर से समझें तो स्कूल में मान लो अगर कोई टीचर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स दे जो एक पार्टिकुलर स्कूल हाउस से हैं, तो बाकी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसे ही अगर स्टेट के एक रिलीजन को फेवर करे तो डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो जाती है। आइए अब समझते हैं अपने लास्ट टाइप यानी कास्ट बेस्ड सोशल डिवीजन को। इंडिया में हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम रहा है जो सोशल हायरार्की बनाता है। अपर कास्ट को ज़्यादा प्रिविलेज मिले, लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। आज भी कास्ट सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। आइए बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में कास्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के बेसिस पे वोट मांगती हैं, लेकिन कास्ट की वजह से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को वॉइस भी मिली है। देखते हैं इसके आउटकम्स क्या हुए। फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव आउटकम्स। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन से डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बनी है। अब हर कास्ट ग्रुप के लोग अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 15 prohibits caste-based discrimination and Article 17 abolition of untouchability. Reservation system
SC, ST और OBCs के लिए एजुकेशन और जॉब्स में लगाया गया है। अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स में कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही कास्ट की मेजॉरिटी नहीं होती, इसलिए हर पार्टी को अलग अलग कास्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है। एक कास्ट के सब लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं करते। कास्ट के अंदर भी रिच, पुअर, मैन, वुमेन अलग तरीके से वोट करते हैं। पॉलिटिक्स कास्ट को पॉलिटिसाइज करती है। नए ग्रुप्स जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड कास्ट बनते हैं और कास्ट अपने कोलिशन बनाती है। पॉजिटिव साइड्स, दलित और ओबीसी को डिसीजन मेकिंग और डिग्निटी का एक्सेस मिलना। नेगेटिव साइड अगर देखा जाए तो सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन जैसे रियल इश्यूज से ध्यान हटाती है और कभी कभी वायलेंस तक ले जाती है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर।